मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास, लेसन नंबर 3, परमाणु एवं अणु। बच्चों, आज साइंस का लेसन नंबर 3 9th क्लास में शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो लेसन आपके पहले कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज जो है लेसन नंबर 3 शुरू होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स मीन्स परमाणु एंड मॉलिक्यूल्स अणु। तो बच्चों, अणु और परमाणु के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं कि प्रत्येक चीज़ विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किंतु ये पदार्थ ये किसके बने होते हैं, इनका जानना बेहद ज़रूरी है। ये तो हमने एक बहुत आसान सी बात बता दी है कि प्रत्येक चीज़ या प्रत्येक वस्तु पदार्थों से मिलकर बनी होती है, किंतु ये पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में अब हम इस अभ्यास के अंदर पढ़ेंगे कि प्रत्येक पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर के बना होता है। जो हमारे प्राचीन भारतीय और दार्शनिक जो प्राचीन भारतीय लोग थे, उन्होंने इस द्रव्य के बारे में, पदार्थों के बारे में अपनी विभिन्न जो हैं परिकल्पनाएं दी हैं, जिनको हम यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। और जब आपको ये जानकारी होगी पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में कि ये पदार्थ विभाज्य या अविभाज्य है, तो आपको जो है विभिन्न प्रकार के मत हमारे दार्शनिकों ने ईसा से भी 500 वर्ष पूर्व हम उनके बारे में दे चुके हैं। सबसे पहले महर्षि कर्नाड, क्या नाम है, महर्षि कर्नाड ने जो प्रतिपादित किया था, अपना जो सिद्धांत बताया था, तो उन्होंने बताया कि एक पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी हम पदार्थ ले लें, उसके 2 बराबर भाग कर दें, 2 से 3, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे, अर्थात उनको बराबर भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटते चले जाएं, तो लास्ट में आकर के जब एक सीमा आती है, एक निश्चित सीमा के बाद जो कण हमको प्राप्त होगा, वो कण ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आएगा, एक सीमा ऐसी आएगी कि वो अविभाज्य रहेगा, अर्थात उससे आगे हम उस कण को नहीं बांट सकते। क्या समझे बच्चों, ठीक है। उससे आगे हम उस कण को नहीं विभाजित कर सकते। हम विभाजित करते जाएंगे, किंतु लास्ट में जो कण आता है, लास्ट में जो हमें प्राप्त होता है, वो एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको हम आगे नहीं विभाजित कर सकते। तो इसको उन्होंने बताया अविभाज्य कण। क्या बताया कि ये अविभाज्य कण है। इसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा कि जो परमाणु हैं, जिनको हम कहते हैं कि इनसे पदार्थ मिलकर के बना होता है, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के परमाणु अविभाज्य होते हैं, इनको आगे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। इससे अलग एक दूसरे वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था पकुधा कात्यायन। क्या नाम था, पकुधा कात्यायन। उन्होंने भी इसको विस्तृत रूप से समझाया कि ये जो कण होते हैं ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय एक दूसरे वैज्ञानिक हुए थे, जिसको दार्शनिक हुए थे, दार्शनिक डेमोक्रिटस। क्या नाम था, दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने जो सुझाव दिया, उन्होंने भी यही बताया कि द्रव को विभाजित करते जाइए, द्रव को विभाजित करते जाइए, पुनः एक ऐसी स्थिति आती है, एक निश्चित सीमा के बाद ऐसे कण हमको प्राप्त हो सकते हैं कि उन कणों को आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। उन कणों को हम अविभाज्य कण या परमाणु कहा जाता था। उन कणों को क्या कहा जाता था, परमाणु, अर्थात अविभाज्य, उससे आगे उसको नहीं बांटा जा सकता। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। तब से हम इन चीज़ों को ऐसे ही मान रहे थे, हजारों सालों तक इनको ऐसे ही मानते रहे कि आने वाले जो कण हैं, आने वाले जो पदार्थ हैं, उनके जो कण होते हैं लास्ट में, जो एक निश्चित सीमा के बाद जब विभाजन की क्रिया हम करते हैं, और विभाजन की क्रिया के बाद में एक निश्चित पदार्थ जो हमें प्राप्त होता है, वो आगे अविभाज्य समझा जाता है। तो यही सिद्धांत जो है बराबर दुनिया में चलते रहे। इसके आगे 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने यौगिकों के बीच, तत्व और यौगिकों के बीच के भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। तत्वों की तो जानकारी हो गई थी बच्चों, किंतु वे आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं,
कैसे वो संयोग करते हैं, इन चीज़ों को सोचना वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया था। अंत में एक वैज्ञानिक थे एंटोनी एल लेवाइजियर, क्या नाम था उनका, एंटोनी एल लेवाइजियर ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जिनको रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इन सिद्धांतों ने एक तरीके से रसायन विज्ञान को बहुत ही सहायता की और महत्वपूर्ण आधार जो प्रदान किया गया इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा किया गया। इनको हम रासायनिक संयोजन के नाम से जानते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कि ये तत्व आपस में किस प्रकार संयोग करते हैं, ठीक है, कैसे तो संयोग करते हैं और क्यों संयोग करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसमें 2 नियम हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे, ये एक तो एंटोनियो एल लेवोजियर और एक दूसरे हुए थे जोसेफ एल प्राउस्ट। क्या? जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। नंबर 1 था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, नंबर 2 था स्थिर अनुपात का नियम। क्या था बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद स्थिर अनुपात के नियम का अध्ययन करने वाले हैं। समझिए, नंबर 1 है रासायनिक संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? ठीक है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? जब किसी तत्व के अंदर, इसका मतलब ये हुआ जब किसी तत्व के अंदर संयोजन की क्रिया होती है, ठीक है, संयोजन की क्रिया होती है, अर्थात संयोजन क्रिया का मतलब है एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई ऐसा होता है तो क्या कोई द्रव्यमान में उसके में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें उदाहरण दिए हैं बच्चों, एक्स वाई, एक्स को कॉपर सल्फेट मान लिया गया है, वाई को सोडियम कार्बोनेट मान लिया गया। ऐसी कॉपर सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से एक एक्स की श्रेणी में रख दिए, एक वाई की श्रेणी में रख दिए। एक्स तथा वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन में से एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को बच्चों करना होता है और इनका स्पष्ट क्या आता है। अतः फ्लास्क को पुनः तोड़ लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कार क्यों लगाते हैं? यह है, क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि अगर 2 तत्व, ऐसा समझ लीजिए इसको, 2 तत्व हम 10-10 ml दोनों को लेकर के चलते हैं तो उसमें जो तीसरा तत्व तैयार होता है, तीसरा यौगिक जो बनता है वो 20 ml का होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है बच्चों इसी बात को सिद्ध करता है कि न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यदि हमने दोनों तत्व 10-10 ml लिए हैं तो उसका जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो 20 ml का होगा। न तो इसमें कुछ घटेगा न ही बच्चों इसमें कोई बढ़ेगा, ना ही ये इसका सर्जन होगा अर्थात इसका बढ़ेगा और ना ही इसका विनाश अर्थात ये कम होगा। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। और आप भी समझ लीजिए कि अगर हम 10-10 किलो वजन लेकर के कोई पदार्थ काम कर रहे हैं तो बच्चों उसका जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो 20 किलो का ही होगा, 20 kg का ही होगा। ना तो इसको कम किया जा सकता है और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितना द्रव्यमान लेकर के हम चलते हैं प्रोडक्ट हमें उतने ही द्रव्यमान के मिलेंगे, कम या ज़्यादा के नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब नंबर 2 है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। अब ये जो 2 वैज्ञानिक थे लेवाइजी और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ये जो यौगिक बनते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो।
अनुपात कैसा रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा। इन्हीं वैज्ञानिकों ने, जिन वैज्ञानिकों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, चाहे इसमें लेवाइजी है या प्राउस्ट है, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इस रासायनिक संयोजन पर काम किया था। तो उन्होंने बताया कि प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जितने अनुपात हम लेकर के चलते हैं और यौगिक के निर्माण में उन तत्वों का उतना ही अनुपात बना रहता है, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किए हैं या किसी ने भी इसे बनाया। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। जल को हम कहीं से भी ले लें, किंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है, 1:8 की रहती है, चाहे जल का स्रोत कोई भी और कहीं से भी हम इसको इस तरीके से समझा सकता है। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। अगर हम 9 ग्राम जल को एक तरीके से 9 ग्राम जल को हम अपघटित करते हैं तो हमें 1 ग्राम तो हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम जो है हमें उसमें बच्चों ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थिर अनुपात है। अगर हम 1 और 8 का संयोग करते हैं तो उसमें 9 ग्राम जल ही प्राप्त होता है, या हम 9 ग्राम जल को अपघटित करते हैं तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम बच्चों ऑक्सीजन ही प्राप्त होती है। इसे हम किसी का भी इसके जो हैं निकाल सकते हैं कि अनुपात कितना है। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो स्थिर अनुपात का नियम है इसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तत्व जो होते हैं हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही होते हैं, अर्थात स्थिर अनुपात को ये इससे सिद्ध किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। ये इनकी परिभाषाएं तो बच्चों को बता दी गई, किंतु इनकी अभी विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। इससे आगे जो वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, क्या है, जॉन डाल्टन। ये जॉन डाल्टन का अपना एक तरीके से उसमें दिया गया है कि ये कहाँ पैदा हुए, किस जगह इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और के कौन कौन से कार्य इन्होंने किए। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि द्रव की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए। डाल्टन ने द्रव की विभाज्यता पर विचार प्रदान किए, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रवों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। अर्थात जो दार्शनिकों पर जिन सिद्धांतों को हम दार्शनिकों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अध्ययन हम कर रहे थे, उनको डाल्टन ने भी उसी प्रकार से माना कि वास्तव में और उनका नाम भी परमाणु के नाम और अणु के नाम से ही उन्होंने दिया। और यही इन्हीं नियमों का प्रतिपादन किया कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और एक तरीके से स्थिर अनुपात का नियम, यही नियमों का प्रतिपादन दिया। और इसलिए इनको हम आज डाल्टन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो डाल्टन के सिद्धांत भी उन्हीं पर आधारित थे। और ये जो हैं जिसमें द्रव्यमान संरक्षण, इसका जो विचार ये आए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, यही नियमों का प्रतिपादन जो है फिर जॉन डाल्टन ने किया। और ये सिद्ध कर दिया कि दार्शनिक जो लोग थे जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल से, अपने प्रयोग से इन बातों को सिद्ध किया था, ये एकदम सही था और सभी सिद्धांत उनसे ही मिलते जुलते थे। आज हम उन सिद्धांतों को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इससे आगे बच्चों है परमाणु क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। परमाणु क्या होता है, वीडियो देखते रहें। जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो स्कूल में आकर के अपना होमवर्क पर भी निशान लगवाएं, चेक कराएं और बराबर स्कूल के संपर्क में रहें, जिससे कोई परेशानी आपको ना हो। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, 8th क्लास से आने वाले जो बच्चे हैं, जो 9th क्लास में आएंगे, जब तक उनका आधार कार्ड और फ़ोटो नहीं आएगा उन बच्चों का एडमिशन नहीं माना जाएगा। आप अपना आधार कार्ड और फ़ोटो भी अवश्य जमा करें, जिससे 9th क्लास में उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर दिए जाएँ। थैंक यू।